Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th class. I am present for part 51 or lesson 51. In this lesson we shall read about miscellaneous classes along with present continuous tense. It means we have to read about total kinds of sentences in present continuous tense. अर्थात इस 51 लेसन में हम अब तक जितना रूल्स और वाक्य सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं उसका एक मिसलेनियस क्लास बनाया गया है। इस मिसलेनियस क्लास में यदि हमको पूरा रूल्स पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम का बहुत अभाव है, तो एक वीडियो यह मिसलेनियस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाया गया है। इसको आप देख लेंगे तो पूरे रूल्स वाक्य आपके दिमाग में आ जाएंगे कि आप क्या क्या पढ़े हैं। इसलिए इस पर्पस से हमने इस वीडियो को पूरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मिलाकर एक मिसलेनियस क्लास बनाया है। इस क्लास में आप पूरे रूल्स को एक साथ देख सकते हैं। जो जो रूल आपको पढ़ाया गया है आप पढ़ चुके हैं, अपनी याद इस मिसलेनियस क्लास से ताज़ा कर सकते हैं। आइए देखिए पार्ट 51। तीसरा यह मिसलेनियस क्लास है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 1 है। तीसरा मिसलेनियस क्लास है। मिसलेनियस क्लासेस, क्लास का अर्थ क्या होता है? मिश्रित क्लास, यानी सबको मिला जुला कर। ठीक है ना? इसको चाहिए तो लिख देते हैं मिश्रित क्लास। ठीक है, इसमें होगा मिला जुला, पूरा मिक्सचर है, पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मिक्सचर क्लास है। अब देखिए, और यह किस टेंस का मिसलेनियस क्लास है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी लगातार वर्तमान काल। ठीक है ना? यह लगातार वर्तमान काल का यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मिसलेनियस क्लास है। अब इसमें सबसे पहले आपको रूल पढ़ाया गया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी सकारात्मक वाक्य में इसका रूल होता है सब्जेक्ट इज आर एम। और सब्जेक्ट में सिंगुलर भी प्लुरल भी दोनों साथ इसमें लिख दिए हैं, अलग नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लुरल रहेगा तो आर लगेगा, और आई रहेगा तो एम लगेगा। और क्रिया में, मूल क्रिया में यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मूल क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। जैसे वह आजकल स्कूल जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल दिस डे। ठीक है। दूसरा रूल था निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। उसी के साथ वही रूल, सी सब्जेक्ट इज आर एम, नॉट मूल क्रिया आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। यानी पहले से क्या भिन्न हो गया? केवल इसमें नॉट लग जाएगा। जब नकारात्मक हो गया तो नॉट लग जाएगा, तो सीधे हो गया वे लोग इन दिनों यहाँ नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग हियर दिस डेज। ठीक है। तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कौन सा इंटेरोगेटिव? जिसमें पहले क्या हो। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के पहले
क्या हो। कैसे इंट्रोगेटिव, तो सब जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या हो, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए, क्या मैं आपकी मदद इस समय कर रहा हूं, वही रूल है। इसमें से इज आर एम सब्जेक्ट के पहले जो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है वो पहले आ जाती है। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मूल क्रिया V1 ING ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जैसे क्या मैं आपकी मदद इस समय कर रहा हूं, एम आई हेल्पिंग यू दिस टाइम, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या हो और उसके साथ नहीं भी शब्द लगा हो। देखिए इसमें लिखे हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक होगा जिसमें सब्जेक्ट के पहले क्या हो और इसके साथ नहीं शब्द लगा हो। तो नहीं शब्द लगा हो तो देखिए इसका रूल है इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट पहले लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर प्लुरल जो भी होगा, V1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। या थोड़ा सा अंतर है इसमें, या तो आप इज नॉट पहले लिखिए या इज यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लिखिए, दोनों सही है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो वीडियो है उसमें बताया गया है। ये दोनों तरीके से और यहाँ दे दिया। देखिए क्या वह यहाँ नहीं रह रहा है, इज नॉट ही लिविंग हियर, ये भी सही है। या इज ही नॉट लिविंग हियर, ये भी सही है। तो दोनों चर में से चाहे जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कैच कर सके दिमाग, जो आपको बनाने में सहूलियत हो उसको आप बना सकते हैं। पांचवा है वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ डिटो लिखा रहता है, तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH। ऐसे क्वेश्चन WH यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जिसमें वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, वेयर का प्रयोग होता है। इसको सबसे पहले इसका रूल है, देखिए व्हाट, वाई, वेयर प्लस डिटो व्हेन, हाउ, वेयर कुछ भी हो सकता है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो आर, आई होगा तो एम, वीडियो में बताया जा चुका है। मूल क्रिया उसमें ING ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे वह क्या वहां कर रहा है, ठीक है, व्हाट इज ही डूइंग देयर, ठीक है, व्हाट इज ही डूइंग देयर। देखिए क्या है इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले बताया जा चुका है। फिर है छठा यानी 6 वैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देखिए तीर बना हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे के साथ नहीं लिखा जाता है। अब इसके साथ भी नॉट शब्द जुड़ता है तो उसको हम कैसे बनाते हैं, इसको साथ देखिए, आप लोग यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं, देख रहे हैं यहाँ क्यों है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे और यहाँ क्या है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखी गई है। इस तरह के वाक्यों में क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कब, कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो आप लोग यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो वाई आर यू नॉट रीडिंग हियर, ठीक है। देखिए रूल है, इसके साथ नोट लग जाएगा। अब है 7 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या था कि वैसे वाक्य जिसमें पतला से पतला, मोटा से मोटा, बूढ़ा से बूढ़ा, गरीबों से गरीब, है ना, अमीरों से अमीर, इस तरह का वाक्य बोलते हैं देहातों में। कह रहे यार तुम तो पहले से मोटों से और मोटा हो गए, मैंने पहले बहुत पतले थे अब उससे भी आप में प्रोग्रेस हो गया, मोटा में वृद्धि हो गई। कंपेरिटिव डिग्री बोलते हैं उसको, कंपेरिजन करते हैं। कह रहे आपका घर तो बहुत आलिशान हो गया, घरों का घर हो गया, आप बादशाहों के बादशाह हो गए, है ना, आप अमीरों के अमीर हो गए, आप पतला से पतला हो गया, मोटा से मोटा हो गए, आप दिन पर दिन मोटे से मोटे होते जा रहे हैं, पतले से पतले होते जा रहे हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं,
तो वैसे वाक्य जिसमें पतला से पतला, मोटा से मोटा, बूढ़ा से बूढ़ा, गरीबों से गरीब, अमीरों से अमीर, ठीक है ना, डिटो डिटो का मतलब जितना आप सोच सकते हैं कर सकते हैं, लिखा हो तो उसे कैसे बनाते हैं। उससे बनाने के लिए देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, वही सब्जेक्ट के हिसाब से गेटिंग का इस्तेमाल करिए या ग्रोइंग का इस्तेमाल करिए या बिकमिंग का इस्तेमाल करिए, तीनों में से कोई आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री को 2 बार लिखेंगे एंड के साथ, जैसे वह पतले से पतला हो रहा है या होते जा रहा है, ठीक है ना, वह पतले से पतला हो रहा है या होते जा रहा है। ही इज गेटिंग थिनर एंड थिनर, या ही इज बिकमिंग थिनर एंड थिनर, या ही इज ग्रोइंग थिनर एंड थिनर। दोस्तों अगर इसी वाक्य में शब्द बढ़ाया जाए, जैसे दिन पर दिन, वह दिन पर दिन पतला हो रहा है, तो उसमें लास्ट में क्या कर देंगे, ही इज गेटिंग थिनर एंड थिनर, दिन पर दिन, डे बाई डे, उसमें जोड़ देंगे। जिस तरह जैसा शब्द रहेगा उस हिसाब से वाक्य बनाएंगे। अब आप रोल नंबर 1 से 7 तक रूल के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ वाक्य को बनाते हुए इसका एग्जाम्पल सीख गए, देखिए। अब इसके बाद अगला वाक्य किस प्रकार का आपको पढ़ाया गया है, अब उसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं। अब इसके बाद उन वाक्यों को हम देखेंगे कि इस अगला वाक्य क्या है, 8वां रूल क्या है। आइए अब पार्ट 51 के 8वां रूल को देखें। 8वां रूल था कि वैसे वाक्य जो प्रेजेंट टाइम में प्लान किए जाते हैं परंतु समापन फ्यूचर टेंस में होते हैं। क्या है कि वैसे वाक्य जो प्रेजेंट टाइम में प्लान किए जाते हैं परंतु समापन फ्यूचर में होते हैं, उन कार्य का समापन जो है फ्यूचर में होता है। तो उसको बनाने के तरीके क्या हैं, उसको कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह के वाक्य होते हैं। तो जैसे मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ या मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, दोनों एक ही तरह से बनाए जाते हैं। तो उसको बनाने के नियम है, सब्जेक्ट इज आर एम, V1 ING और टू V1 OB। OB का मतलब लिखे हैं यहाँ अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स को हम लिखेंगे OB, अदर वर्ड, ठीक है, यहाँ लिख देंगे अदर वर्ड। दूसरी जो क्रिया होगी उसको OB हम लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। कैसे, आई एम गोइंग टू, पहला हो गया कि जाएंगे तो गाड़ी खरीदेंगे, तो पहला हमारी क्रिया हो गई, क्या हो गई, गोइंग। दूसरी क्रिया क्या हो गई, वाई, वाई को टू के सहारे लिखते हैं और टू के साथ जो भी क्रिया लगती हो फर्स्ट फॉर्म में होती है, टू बाई ए कार, यानी मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ या मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। इसका होगा आई एम गोइंग टू बाई ए कार, या हिंट के लिए लिख दिए हैं OB, जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं उसके बदले में मैं लिख दिया OB मैंने अदर वर्ड, दूसरी क्रिया। तो दूसरी क्रिया जो होगी वो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म में होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई उसमें एस या यस नहीं जोड़ेंगे। देखिए 9th रूल क्या है, वैसे वाक्य जो देखने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नहीं लगते हैं, जो सेंटेंस होगा वह देखने में प्रतीत नहीं होगा, मालूम नहीं होगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन उसकी बनावट, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनते हैं। कैसे, वो भी देखिए, सब्जेक्ट इज आर एम, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे वह बैठा है, यह तो देखने से लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, लेकिन इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है, इसके पहले बता भी चुका हूँ कि बैठने का काम अभी जारी है, बैठने का काम अभी समाप्त नहीं हुआ, वहाँ से वो उठा नहीं है, हटा नहीं है,
इसलिए वैसा बोलता है। वह बैठा है, ही इज सिटिंग। ठीक है, मैंने सोया है, आई एम स्लीपिंग। ठीक है। अब देखिए 10वां, वैसे वाक्य जिसके अंत में लगा है, लगी है, लगी हूं, लगे हैं इत्यादि लिखा रहता है, तो उसे कैसे बनाते हैं? तो उन वाक्यों को बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस ई आर एम फीलिंग शब्द इसमें लगता है, FEELING फीलिंग, ऑब्जेक्ट और अदरवाइज। जैसे मुझे भूख लगी है, आई एम फीलिंग हंग्री, यानी मैं भूख की का अनुभव कर रहा हूँ। फीलिंग का मतलब यह अनुभव कर रहा हूँ। भूख कोई ऐसा शरीर में ऑर्गन्स नहीं है जो कहता हो कि जाइए खाइए आपको भूख लगे, यह अनुभव की बात है, फीलिंग्स की बात है। इसलिए यहाँ फील शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मुझे भूख लगी है, आई एम फीलिंग हंग्री। दूसरा, मुझे प्यास लगी है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, मैं प्यास का अनुभव कर रहा हूँ, यानी हमको पानी चाहिए। तो इस प्रकार जिस सेंटेंस के अंत में लगा है, लगी है, लगी हूँ, लगे हो, तो वहाँ फीलिंग शब्द का इस्तेमाल होता है। और उस वाक्य में फीलिंग शब्द का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फीलिंग्स हो, अनुभव, एहसास होता हो कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, मुझे नींद लगी है, नहीं, मुझे चोट लगी है, मुझे दुख लगी है आपकी बात की। तो इस तरह के वाक्यों को हम फील शब्द से बनाते हैं। मुझे ठंड लगी है, मुझे लू लगी है, इस तरह का जो वाक्य होता है वो इसी तरह से बनता है, फील शब्द से बनता है। फिर है वैसे वाक्य जिसमें सीख रहा हूँ, लर्निंग, ठीक है, तथा एक दूसरी क्रिया के साथ में हो, तो उसे कैसे बनाते हैं? यानी वैसे वाक्य जिसमें सीख रहा हूँ शब्द हो और उसके साथ एक क्रिया और उसके साथ हो, तब उसके वाक्य को कैसे बनाएंगे? तो कहता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस लर्निंग प्लस हाउ टू, V1 ऑब्जेक्ट और अदरवाइज। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी मैं सीख रहा हूं अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, या अंग्रेजी कैसी बोली जाती है मैं सीख रहा हूं। तो इन तीनों वाक्यों का अर्थ एक ही है कि मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूं, अर्थात मैं अंग्रेजी कैसी बोली जाती है, कैसे सीखी जाती है, इसको मैं सीख रहा हूं। तो इसलिए हाउ टू का इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं, क्या सीख रहा हूं? हाउ टू स्पीक, कैसे बोला जाता है, क्या? इंग्लिश, अंग्रेजी। मैं सीख रहा हूं कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है, अर्थात मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूं, या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं अंग्रेजी कैसी बोली जाती है, या अंग्रेजी कैसी बोली जाती है मैं सीख रहा हूं। दोनों चाहे तीनों सेंटेंस का भाव एक ही है, उसमें हाउ का प्रयोग होगा। दूसरा विभाग एक देख लीजिए कि जैसे मैं हिंदी बोलना सीख रहा हूं, तो उसी तरह आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक हिंदी, ठीक है। मैं बंगला बोलना सीख रहा हूं, तो आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक बंगला, ठीक। तो इस तरह वाक्यों की बनावट होगी, इसको ऐसे हम बनाएंगे। अब देखिए 12 क्या है? वैसे वाक्य जिसमें कोशिश कर रहा, ट्राइंग टू, ठीक है, ट्राइंग टू बीच में हो, वाक्य बीच में हो। जैसे वैसे वाक्य जिसमें कोशिश कर रहा, ट्राइंग टू, और एक दूसरी क्रिया इसके साथ हो, तो उसे कैसे बनाएंगे? तो जैसे वह ही इज आर एम ट्राइंग टू V1 ऑब्जेक्ट। जैसे वह अंग्रेजी लिखने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू राइट इंग्लिश, ठीक है। वह चिट्ठी लिखने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू राइट लेटर, ठीक है। वह स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू राइट स्टोरी, ठीक है। तो इस प्रकार आप 12 तक के रूलों को एक एक उदाहरण के साथ सीख गए। अब इसके बाद कुछ और रूल्स इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ाए गए हैं जो इसमें छूट रहे हैं। अब आइए उसको, अब इसके बाद उस रूल को इसमें अब समावेश करता हूं, उसको देखा जाए उसमें क्या है। तो आइए अब रूल नंबर 13 को ध्यान दें जो अभी बच गया है। तो रूल नंबर 13 कहता है
रूल नंबर 13 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाया गया है कि वैसे वाक्य जो निकट भविष्य में होने वाले निश्चित व्यवस्था, कार्यक्रम या योजना की अभिव्यक्ति करता है। निश्चित क्या होगा? निश्चित कार्यक्रम वही हो सकते हैं जिसके वाक्य से यह भाव झलकता हो कि काम निश्चित कल होगा, अगले वर्ष होगा, अगले सोमवार को होगा। इस तरह का उसमें इंडिकेशन होना चाहिए, तब न पता चलेगा कि यह निश्चित कार्यक्रम है, निश्चित भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे इसमें कल, जैसे वह कल दुकान खरीदेगा या वह कल दुकान खरीदने जा रहा है, कल वह गाड़ी खरीदेगा या कल गाड़ी खरीदने जा रहा है। तो इस तरह के भाव से निश्चिंतता की अभिव्यक्ति होती है। तो उसमें कल, अगले वर्ष, अगले दिन, अगले सोमवार या अगले बुधवार या अगले सैटरडे, इस तरह का नोटिफिकेशन रहेगा। तब हम जानेंगे कि यह निश्चित कार्यक्रम है, निश्चित योजना के तहत, निश्चित कार्यक्रम के तहत, निश्चित व्यवस्था के तहत यह वाक्य हो रहा है। इसलिए इसका हम अध्ययन यानी इसका ट्रांसलेशन, अनुवाद हम इस नियम से बनाएंगे, जिसमें इस प्रकार का वाक्य रहेगा कि वह कल ही एक गाड़ी खरीदने जा रहा है या वह कल ही एक गाड़ी यहाँ से खरीदेगा। तो होगा ही इज गोइंग टू बाई ए कार टुमारो। टुमारो ये बताता है कि निश्चित फिक्स दिन हो गया, निश्चित काम हो गया कि कल खरीदेगा। तो खरीदने जा रहा है या खरीदेगा, तो इसे होगा ही इज गोइंग टू बाई ए कार टुमारो। तो निश्चित व्यवस्था हो गया, निश्चित दिन हो गया, यह कार्य करने की निश्चित एक योजना हो गई। अब अगला है 14, वैसे वाक्य जिसमें अस्थायी का टेम्पररी एक्शंस की अभिव्यक्ति होती है। टेम्पररी का मतलब कि वह वाक्य जिससे प्रदर्शित होता हो कि वह कार्य अस्थायी रूप से नहीं होगा, उसमें निश्चित ही कुछ समय बाद चाहे कुछ दिन बाद बदलाव। जैसे देखिए, मैं इन दिनों में या इन दिनों रुपयों की समस्या झेल रहा हूँ। मैं इन दिनों में, आजकल का जो हमारा समय चल रहा है उसमें रुपये की समस्या झेल रहा हूँ। यह टेम्पररी वाक्य है, इसलिए कि यह समस्या हमेशा बनी नहीं रहेगी। यह समस्या निश्चित ही एक दिन छट जाएगी, खत्म हो जाएगी, कट जाएगी, बदलाव हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं टेम्पररी एक्शंस। जिस वाक्य से भाव झलकता हो कि यह टेम्पररी कार्य है, तो इसलिए इसको हम वैसे बनाएंगे, मैं इन दिनों में रुपयों की समस्या झेल रहा हूं। यानी आई एम फेसिंग, फेसिंग में होता है जूझना, समस्या से लड़ना। तो आई एम फेसिंग रुपीज प्रॉब्लम्स इन दिस डेज, मतलब कि इस समय में, आजकल का जो समय चल रहा है उसमें मैं रुपयों की समस्या से, मनी टका की समस्या से ग्रसित हूँ, झेल रहा हूँ, मेरे पास रुपयों की बहुत कमी है, भाव है। तो इस तरह के वाक्यों को टेम्पररी कहते हैं कि निश्चित ही समस्या आज कल चाहे 2 दिन 4 दिन में छट जाएगी, दूर हो जाएगी, समस्या हल हो जाएगी। तो जो समस्याओं का निराकरण हो सकता है, उसलिए उस समस्या को, उस वाक्य को, उस तरह के एक्शन को हम कहते हैं टेम्पररी यानी अस्थायी कार्य। मैं इन दिनों में रुपयों की समस्या झेल रहा हूँ। आई एम फेसिंग रुपीज या मनीज को भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स इन दिस डेज। अब है 15, वैसे वाक्य जिसके अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं, लगता हूँ लिखा रहता है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? इसका रूल्स होता है, सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो स्टार्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो स्टार्ट, क्रिया मूल रूप में उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं लिखेंगे। तो जैसे देखिए, वह रोने लगता है तो ही स्टार्ट्स वीपिंग। अब इसमें हो जाए तो वह रोज रोने लगता है, रोज रोने लगता है, तो क्या हो जाएगा? ही स्टार्ट्स वीपिंग डेली। ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। दूसरा वाला, वे लोग झगड़ा करने लगते हैं, दे स्टार्ट, प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट तो स्टार्ट हो गया, दे स्टार्ट क्वारलिंग। अब इसी को बढ़ाना चाहते हैं कि वे लोग हमेशा झगड़ा करने लगते हैं, ठीक है, तो दे स्टार्ट क्वारलिंग ऑलवेज, ठीक है। तो इस प्रकार आप मिसलेनियस सेंटेंस यानी मिसलेनियस क्लास में प्रेजेंट
कंटिन्यूअस के वाक्यों का अध्ययन कर लिए। अब जिसमें आपको 13, 14, 15 रूल्स बताए गए, जिसमें पहला था भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निश्चित योजना की अभिव्यक्ति करने वाले कार्यक्रम। तो इन वाक्यों का अध्ययन हम इस प्रकार करते हैं कि वह कल ही एक गाड़ी खरीदने जा रहा है या गद्दी खरीदेगा, ही इज गोइंग टू बाई ए कार टुमारो। वैसे वाक्य जिसमें अस्थायी काल की अभिव्यक्ति होती हो, मैं इन दिनों रुपयों की समस्या चल रहा हूँ, आई एम फेसिंग रुपीज प्रॉब्लम्स इन दिस डे। वैसे वाक्य जिसके अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं, लगता हूँ लिखा रहता है, उसको हम इस प्रकार बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो तो स्टार्ट, क्रिया आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जैसे वह रोने लगता है, ही स्टार्ट्स वीपिंग, वे लोग झगड़ा करने लगते हैं, दे स्टार्ट क्वारलिंग। इस प्रकार आप मिसलेनियस क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर बनने वाले सभी रूलों को एक एक एग्जाम्पल द्वारा सीख लिए। अब इन मिसलेनियस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्लास को बनाने का मेरा मकसद रहा कि यदि आपके पास समय का अभाव हो तो बहुत कम समय में एक बार रफली इसको देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपके दिमाग में आ जाएगा, सेट हो जाएगा और उसको बना लेंगे। यदि बहुत तेज तरार बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उसको समझाना है, यदि कैच कर पाता है तो 15 से 20 मिनट में पूरे टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इस टाइम की बचत के लिए हिसाब से मैं इस मिलेनियस क्लास बनाया हूँ। और दूसरा एक उद्देश्य है कि इस बहाने थोड़ा सा फिर इसका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस मिसलेनियस क्लास का अध्ययन करते हुए आप भी दूसरों को इसको लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे और मेरे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने वीडियो से दूसरे के पास लाइक करेंगे, ताकि और लोग भी आप ही की तरह इस टेंस को बहुत ही कम समय में सीख सकें, जान सकें और अपने बच्चों को जानकारी दे सकें। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलता हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, धन्यवाद।